Hello champs, I hope you all are doing great. So continuing with our video series जिसमें हम discuss कर रहे हैं keywords, important points, hidden gems from all the chapters of business studies. और अगर ये series आपको help कर रही है तो please like the video and share it with your friends. और इस video में हम discuss कर रहे हैं organizing chapter. सो इस चैप्टर में आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ इट। सबसे ज्यादा तो केस स्टडीज में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे रिकॉग्नाइज करें, दिस इज अ बिग इशू। सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ टिप्स फॉर दैट इन दिस वीडियो। ऑल्सो आपको पीडीएफ मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अ प्रैक्टिस शीट जिससे आप डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं आफ्टर फॉलोइंग द टिप्स दैट आई विल शेयर विद यू। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स वाले वीडियोस है ना, इससे आपका पूरा चैप्टर भी अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाता है। So those activities which are similar in nature are grouped together, that is called departmentalization. So organizing का जो process है वो revise करते हैं एक बार। Identification and division of work, departmentalization, assignment of duties, establishing reporting relationships. तो पहले काम को डिवाइड कर लो छोटे छोटे टुकड़ों में, फिर उस काम में से जो चीजें सिमिलर इन नेचर हैं उनको ग्रुप, उनका एक ग्रुप बना दो और उस ग्रुप को हम कहते हैं डिपार्टमेंट्स या डिपार्टमेंटलाइजेशन कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल सारी फाइनेंस की बातें एक फाइनेंस डिपार्टमेंट में करो, सारी मार्केटिंग से रिलेटेड बातें एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना सकते हैं उसके लिए। बुक में जो एग्जाम्पल गिवन है, डिपार्टमेंट्स कैन बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेरिटरी, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, चलो आगे। जॉब्स आर एलोकेटेड इन अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। इसी पॉइंट के बाद जो अगला step है हमारा organizing process में, that once departments have been formed, each of them is placed under the charge of an individual. और ये बहुत जरूरी है that there is a proper match between the nature of the job and the ability of the individual. तो जो काम आप उनको दे रहे हो वो उनकी skills और competencies के according होना चाहिए. This is assignment of duties. Okay. Easier to fix responsibility for performance. किस स्ट्रक्चर में, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर, बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इन द वीडियोस। आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप देखना चाहते हैं। तो इसमें क्या है, इल्जाम लगाना। इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किसकी गलती है ये कह पाना ज्यादा इजी होता है डिविजनल स्ट्रक्चर में। कैसे? अच्छा, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्यों इजी नहीं होता, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, और ये एमडी है जैसे टॉप पे। तो अगर मान लो इस ऑर्गेनाइजेशन में लॉसेस हुए, प्रॉफिट्स नहीं हुए, लॉसेस हुए, तो एमडी कहेगा, वो सबसे पूछ रहा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला कह रहा है मैंने तो सही काम किया था, मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने प्रॉपर सेल्स नहीं की इसलिए हमारे लॉसेस हुए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहेगा मैंने तो अच्छे से कोशिश की, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने अच्छे से काम नहीं किया, उसने सामान ही अच्छा प्रोड्यूस नहीं किया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहा है मेरी कोई गलती नहीं है, लोग ही अच्छे नहीं है हमारे पास, एचआर डिपार्टमेंट ने अच्छा काम नहीं किया। यानी यहाँ पे जो सभी डिपार्टमेंट्स है वो एक दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं। तो यहाँ पे ये कह पाना कि किसकी गलती है ये मुश्किल है। कहाँ पे मुश्किल है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में ये कंपेरेटिवली इजियर है, क्योंकि यहाँ पे तो प्रोडक्ट्स होते हैं ना। जैसे ऑर्गेनाइजेशन में गारमेंट्स का डिवीजन हो गया, गारमेंट्स के नीचे अपने डिपार्टमेंट्स हैं। फिर एक डिवीजन हो गया लेट्स से फुटवेयर का, उसके नीचे अपने डिपार्टमेंट्स हैं। तो अगर गारमेंट्स में लॉसेस हो रहे हैं तो सीधा गारमेंट के हेड से पूछो, डिविजनल हेड से पूछो, तो वहां पे इट इज इजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये देखो क्या हो गया। ओके चलो नेक्स्ट। emerges spontaneously and is not deliberately created by the management। ये अपने आप ही अराइज हो जाती है। ये क्या चीज है, इसको deliberately intentionally create नहीं करना पड़ता। तो दिस इज जैसे फ्रेंडशिप्स और सोशल इंटरेक्शंस। कैंटीन में जा रहे हो आप, ऑफिस की कैंटीन में लंच करने, सो यू मीट पीपल, यू टॉक टू देम, मे बी सम बिकम योर फ्रेंड्स, इधर उधर की बातें,
तो ये है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने आप क्रिएट हो जाती है, इसको इंटेंशनली क्रिएट नहीं करना पड़ता। सो दो तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यहां पे भी बच्चे गलती करते हैं। एक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज फंक्शनल और डिविजनल, एक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल इनफॉर्मल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। ओके देन, यहां पर a system of well defined jobs each bearing a definite measure of authority responsibility accountability। now ये एक sort of definition है formal organization की। you do not have to cram it word by word, but हाँ इतना देख लो कि अगर MCQ में ऐसी लाइन आ जाती है तो you should be able to tell कि ये formal organization है। ठीक है, तो ये well defined है, प्रॉपरली यहाँ पे होता है। अच्छा ये बॉस है, फिर ये सबॉर्डिनेट है, देर इज अ सिस्टम, इट इज नॉट लाइक इनफॉर्मल। yes, now comes the most important part of the video, which is मैं आपको टिप्स दे रही हूं कि आप कैसे पहचानेंगे केस स्टडी में इफ द आंसर इज डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। पहले तो क्वेश्चन कुछ ऐसा होता है, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, अब वहां एक चैप्टर का तो टेस्ट नहीं हो रहा है ना, पूरी बुक का टेस्ट हो रहा है, आई मीन दो बुक्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट आपकी बुक 1 में से वैसे कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हैं हम, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी कॉन्सेप्ट्स ही है मैनेजमेंट के। तो अगर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, तो ये आपकी बुक 1 में से कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है। पर ज्यादा चांस होता है कि आंसर या तो कोऑर्डिनेशन होगा या डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन। आई सेड ज्यादा चांस है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे कोई भी मेन हेडिंग हो सकती है। तो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड केस स्टडीज में मोस्टली दे आस्क लाइक आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, देन सेकेंड इस कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंस बताओ। तो ऑब्वियसली अगर आपने कॉन्सेप्ट गलत पहचाना तो इंपॉर्टेंस भी गलत हो जाएगी। ठीक है, और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन काफी सिमिलर से है, इसलिए प्रॉब्लम भी होती है। सो यहाँ पे टिप्स है, आप चाहे तो इसे नोट भी कर सकते हैं। अगर केस स्टडी में कुछ ऐसा लिखा है कि आप फुल अथॉरिटी दे रहे हैं या एक ऑटोनमस इंडिपेंडेंट यूनिट बना रहे हैं या एक इंडिपेंडेंट चार्ज दे रहे हैं, ऐसा कुछ है तो ये डिसेंट्रलाइजेशन है। ब्रॉडली अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहना हो तो डेलीगेशन का मतलब होता है कि आपके पास काम बहुत ज्यादा हो गया, रूटीन का आपसे हो नहीं रहा है, तो आपने किसी को डेलीगेट कर दिया, और ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता। और डिसेंट्रलाइजेशन होता है जिसमें आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग पावर्स देते हो। तो डिसेंट्रलाइजेशन में आप ज्यादा पावर्स देते हो। तो यहाँ पे अगर आप इंडिपेंडेंट यूनिट बना रहे हो, फुल अथॉरिटी दे रहे हो, ऐसा कुछ लिखा है तो डिसेंट्रलाइजेशन आंसर होगा। देन वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ये इतना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ना, एनसीईआरटी में ही है, रिपीटेडली पेपर में आता है। क्या है ये स्टेटमेंट? पीपल आर कॉम्पिटेंट केपेबल एंड रिसोर्सफुल एंड कैन अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ देयर डिसीजंस। मतलब आपके नीचे जो लोग हैं वो बहुत समझदार हैं, बहुत केपेबल है, बहुत कॉम्पिटेंट है, और वो पूरी जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने डिसीजंस की। तो आपको क्या लगता है, आप उनको सिर्फ रूटीन का काम देना चाहोगे इफ दे आर वेरी कॉम्पिटेंट एंड केपेबल, या पूरी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर्स? ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग पावर्स, तो इसका आंसर है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली आस्क्ड। देन अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि आप जो सबॉर्डिनेट है उसे सिर्फ नेसेसरी अथॉरिटी दे रहे हो, या उसको आपने कहा है कि तुम्हें रिपोर्ट बैक करना है, या आप उसके साथ टास्क शेयर कर रहे हो, या आपने उसको अथॉरिटी दी है बट विद इन द स्कोप ऑफ हिज और हर पोजिशन, मतलब थोड़ा कम अथॉरिटी दे रहे हैं, तो इसका आंसर होगा डेलीगेशन। ठीक है, देन ये भी एक बार पेपर में आया था और बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे कि इसका आंसर डेलीगेशन है डिसेंट्रलाइजेशन।
This statement is as it is given in your NCRT. You can find it. Manager is able to extend his area of operations or provides subordinates with opportunities to develop, and subordinates are able to exercise initiative. तो इसका आंसर डेलीगेशन है। पहली बात, अगर मैं रूटीन के कामों में ही फंसी रहूंगी एज अ मैनेजर, तो मैं नई नई चीजें कब सोचूंगी। बट अगर मैं रूटीन का काम दे दूंगी अपने सबॉर्डिनेट्स को, तो आई विल बी एबल टू एक्सटेंड माई एरिया ऑफ ऑपरेशन, और जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। दे विल ऑल्सो गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। एक बात मैं आपको और बताऊं, अगर सिर्फ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच की बात हो रही है ना, तो ये डेलीगेशन से रिलेटेड होता है। बट अगर टॉप मैनेजमेंट और आगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्टिव डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट ऑल लेवल्स। जहां पे भी लेवल्स आ गया ना, कि आप अथॉरिटी दे रहे हैं टू डिफरेंट लेवल्स, तो इसका आंसर होगा डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। देन इंक्रीजिंग द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। तो ये जो डिफरेंस है ना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का, गिवन इन योर बुक विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें पर्पस में ये पॉइंट दिया हुआ है कि डिसेंट्रलाइजेशन का पर्पस ये है कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स का रोल बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू डिसेंट्रलाइजेशन। देन देखो, एक इंसान सारे काम खुद से तो नहीं कर सकता, तो इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू परफॉर्म ऑल द टास्क बाय वन पर्सन। उसको अपना वर्कलोड कम करना ही होगा, ये तो कंपल्सरी है, इट इज नॉट ऑप्शनल, इट हैज टू हैपन, बिकॉज अ सिंगल पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग। तो आपको अपना काम शेयर करना पड़ेगा, डेलीगेशन है ये। Then prompt decision making, quick decision making. This is actually one of the points under importance of decentralization. अगर आप चाहते हैं कि जल्दी डिसीजंस लिए जाएं, तो डिफरेंट लेवल्स को आप पावर से डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी दें। सेंट्रलाइजेशन ना हो जहां पे सारे डिसीजन टॉप मैनेजमेंट लेती है। तो अगर क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए, तो distribute the decision making power, that is decentralization. ऑलराइट, अगली टिप ये है कि जैसे मैंने बोला था फर्स्ट पॉइंट में, वो पूछेंगे क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, और सेकंड में वो पूछ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस बताओ। बट अगर सेकंड पॉइंट में वो पूछ रहे हैं कि इसके एलिमेंट्स बताओ, तो आप बताओ डेलीगेशन के एलिमेंट्स हैं हमारे पास या डिसेंट्रलाइजेशन के। डेलीगेशन के है ना, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि आंसर डेलीगेशन होगा इफ दे आस्क फॉर द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। वैसे हमारी बुक में एक और चीज के एलिमेंट्स है, एक्चुअली दो चीजों के और एलिमेंट्स है। वन इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड वन इज डायरेक्टिंग। ये मैं बुक वन की बात कर रही हूँ। बट ऑब्वियसली इतना तो आप देख ही लेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से रिलेटेड है कुछ, और डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन लग रहा है, बट एलिमेंट्स पूछ रहे हैं फिर उसके, तो डेलीगेशन ही आंसर होगा। देन अगर हम काम को डेलीगेट करते हैं, अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं, तो हम दो लोगों के बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला सुपीरियर सबॉर्डिनेट। बट अगर हम डिसेंट्रलाइज करते हैं, तो हम कई लोगों को अथॉरिटी दे रहे हैं, राइट। ओके, ये पिक्चर आपकी बुक में है, क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसमें देखो क्या है, ये बॉस है, ये सुपीरियर है, ये अपने ऑफिस में बहुत बिजी है, इसके सामने इतनी सारी फाइल्स हैं, इतना सारा काम है, और ये जो इसका पियोन है या सेक्रेटरी है, ये कह रहे कि बॉस बिजी है और ये लोग इनसे मिलना चाहते हैं। मे बी ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस करना चाहते हो, मे बी ये कोई बिजनेस आइडिया लेके आया हो, बट ये बिजी ही इतना है कि इसके पास बात करने का भी टाइम नहीं है। मे बी ये कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आया है, बट इसके पास टाइम ही नहीं है। कहने का मतलब है ही विल लूज आउट ऑन अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड एरियाज अगर वो खुद को रूटीन कामों में ही बस बिजी रखेगा। तो यहाँ पे उसको करनी चाहिए डेलीगेशन, अपने सबॉर्डिनेट्स को काम देना चाहिए, सो दैट हिज माइंड इज फ्री टू थिंक अबाउट समथिंग न्यू, इनोवेटिव।
राइट, जो कि एक्चुअली वन ऑफ द पॉइंट्स है अंडर इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि अपना लोड कम करो सो दैट यू कैन थिंक ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज. सो इंटरेस्टिंग पिक्चर. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. सो डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन, एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है. 3 पॉइंट्स हैं इसमें, हो सकता है 3 मार्क्स का ये आ जाए. तो इसका क्या मतलब है? डेलीगेशन डज नॉट मीन एब्डिकेशन. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम डेलीगेट किया, ठीक है, और ये काम मुझे मेरे सुपीरियर से मिला था. ना ये काम उसने अच्छे से नहीं किया और मेरा सुपीरियर मुझसे पूछ रहा है, तो क्या मैं अपने सुपीरियर को बोल दूं ये तो इसने किया था, आप उसी से पूछो ना? ऐसे चलेगा? नहीं. अगर मेरे सुपीरियर ने मुझे काम दिया है, चाहे वो मैंने किसी और को दे दिया है, तब भी मेरी जवाबदेही खत्म नहीं होती टुवर्ड्स माय सुपीरियर. यानी कि अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं होती इवन इफ यू डेलीगेटेड द टास्क. ठीक है, मैनेजर शैल स्टिल बी अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द असाइंड टास्क. दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, मैंने अगर किसी को अथॉरिटी दी है तो मैं उससे लेके किसी और को दे सकती हूँ. सो अथॉरिटी delegated to a subordinate can be taken back and redelegated to another person. This is second point. Third, irrespective of the extent of delegated authority, manager shall still be accountable to the same extent as before delegation. चाहे मैंने कितना ही डेलीगेट क्यों ना कर दिया, दैट डज नॉट मैटर. I am accountable to the same extent as before delegation. So these are the 3 points. Please remember them. Okay, ये क्या होता है? Number of subordinates that can be effectively managed by a superior. This is span of management. और ये हर किसी का अलग अलग हो सकता है. जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपने नीचे कितने लोगों को अच्छे से मैनेज कर सकते हो. मे बी कोई कहे मैं 5 पर्सन को मैनेज कर सकता हूँ, कोई कह रहा है 10 पर्सन को. तो ये सबका अलग अलग हो सकता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. एंड इट डिटर्मिन्स द नंबर ऑफ लेवल्स, इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. कैसे? मान लीजिए एक मैनेजर है और ये कह रहा है कि मेरा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 10 है, ठीक है, और टोटल एम्प्लॉइज हैं 50. तो मुझे ऐसे कितने मैनेजर्स को रखना चाहिए इफ आई वांट टू मैनेज दोस 50 एम्प्लॉइज? आई विल हैव टू हायर 5 सच मैनेजर्स, राइट? इन द अदर केस, अगर मैनेजर का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है लेट्स से 5 और 50 एम्प्लॉइज हैं जिनको हमें हैंडल करना है, तो इस टाइप के कितने मैनेजर्स चाहिए? 10 टू मैनेज दोस 50 एम्प्लॉइज. यानी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट से ये भी डिटरमिन होता है कि कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ठीक है. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म. तो क्या होता है? पूरी केस स्टडी गिवन है, एंड में पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क, और बच्चों को समझ नहीं आ रही है फ्रेमवर्क क्या चीज है. तो फ्रेमवर्क वर्ड रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से, जो कि 2 तरह के होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. याद रहेगा? ऑलराइट. When the size of the organization is large, oh my god, such an important point. सभी बच्चे इसमें गलती करते हैं. When the size of organization is large, has diversified activities and operations require a high degree of specialization. Now, मोटा मोटा बताना हो तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्रोडक्ट एक ही है, डिपार्टमेंट्स हैं अलग अलग, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, परचेज, ह्यूमन रिसोर्स, R&D ऑल्सो मे बी. और डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्रोडक्ट्स अलग अलग हैं और हर प्रोडक्ट के अंडर वैसे ही डिपार्टमेंट्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को लगता है अच्छा ये तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा इसमें तो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज हैं, ये तो पक्का डिविजनल होगा. बट ये सही बात नहीं है. हम ये नहीं कह रहे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर छोटी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है और डिविजनल बड़ी में, ऐसा नहीं कह रहे.
हाँ, ये हो सकता है, ये है कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट है और यहाँ कई प्रोडक्ट हैं, तो आप कहेंगे हाँ फिर ये छोटी हो गई ना, जरूरी नहीं है वैसे। एक प्रोडक्ट है बट द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। इमेजिन आपके घर के पास एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर है, आपको लगता है उसका अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट है, आर&डी डिपार्टमेंट है? आपको लगता है? नहीं ना, बिकॉज उस डिपार्टमेंटल का स्टोर इतना बड़ा है ही नहीं कि वो कोई भी स्ट्रक्चर यूज करे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज होता है। डू नॉट गो बाय दिस थिंग कि ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में और डिविजनल बड़ी में, ऐसा नहीं है। ये भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही यूज होता है। और यहाँ पे डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज का मतलब है कि काम अलग अलग तरह के हैं। फाइनेंस का काम है, मार्केटिंग का काम है, एचआर का काम है, प्रोडक्शन का काम है, परचेज का काम है, आर&डी का काम है। इसलिए हमें डिपार्टमेंट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि हमें बहुत स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट में फिर हम ऐसे लोगों को रखेंगे जिन्हें फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, मे बी CFA, CAs एंड पीपल हु डन MBA इन फाइनेंस। HR डिपार्टमेंट में उन लोगों को रखेंगे जिन्हें HR की अच्छी समझ है, एंड सो ऑन। तो ये जो सेंटेंस है, ये डिविजनल से रिलेटेड नहीं है, फंक्शनल से रिलेटेड है। दिस इज गिवन अंडर सूटेबिलिटी ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर इन योर बुक। प्लीज हैव अ लुक। ऑल राइट देन, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, आई थिंक इजी है बताना। वही जैसे मैंने आपको कहा कि ऑफिस की कैंटीन में आप बातचीत करते हैं, सोशल रिलेशनशिप्स बन जाते हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी टू द लोएस्ट लेवल्स, लाइक आई सेड, अगर लेवल्स को अथॉरिटी देने की बात हो रही है तो दैट इज ऑलवेज डिसेंट्रलाइजेशन। जी चलो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, वैसे भी इंपॉर्टेंट है ये। सो इसका हमने निमोनिक बनाया है, इफ यू लाइक इट यू कैन यूज इट। देखो, ड्रैगन फ्लाई दरवाजा बंद करो। देर इज अ ड्रैगन फ्लाई, सो दरवाजा बंद करो। व्हाट इज इट? डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग एम्प्लॉयज। देन बी से है बेटर कंट्रोल, क्विक डिसीजन मेकिंग। ठीक है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन, इसका भी हमने निमोनिक बनाया है। सो दैट इज फ्लाइंग बी मेक्स हनी। इजी है ना? इफ इट हेल्प्स यू यू टेक इट। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, इसमें भी सेम पॉइंट है। बेटर कोऑर्डिनेशन, एम्प्लॉय इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और ये है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, हायरार्की। तो हायरार्की से हमने एच यूज किया है। डैश इज डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। जहां पे भी डेलिबरेटली डिजाइंड आ गया ना, तो वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, और जो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही बन जाती है वो है इनफॉर्मल। ठीक है। अथॉरिटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है डेलीगेटेड। अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अज्यूम्ड या एक्सेप्टेड कि हाँ मेरी जिम्मेदारी है। और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी इज इम्पोज्ड, आप पे थोपी जाती है, आप चाहो या ना चाहो, बट यू आर अकाउंटेबल। सो दीज आर द वर्ड्स दैट वी यूज। देन dash is the process of defining and grouping the activities of the enterprise and establishing authority relationships among them. Actually, this is the name of the chapter, organizing. ये उसी की definition है। तो word आ रहा है जैसे grouping, then establishing, वो था ना reporting relationships steps में। Then dash is a process by which the manager brings order out of chaos, removes conflict among people, overwork or responsibility sharing, and creates an environment suitable for teamwork. Actually, this line is also given in your NCERT। और मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि MCQs में अगर वो पूछते कि ये क्या है, तो ये ऑर्गेनाइजिंग है ये। और ये प्रोसेस है ना, एनीथिंग विच इज अ प्रोसेस हैज स्टेप्स, तो ऑर्गेनाइजिंग के स्टेप्स हैं हमारे पास। ओके देन,
Dash, a proper dash is essential to ensure a smooth flow of communication and better control over the operations of a business enterprise. तो ये है organization structure. Organization structure. This line is also given in your book. चलिए फिर निमोनिक्स बनाए हैं कुछ और, अगर यू लाइक इट टेक इट. डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर डिविजनल स्ट्रक्चर वैसे भी इंपॉर्टेंट है. SRCC FM, तो अगर आपका SRCC में एडमिशन हो गया तो आप FM पढ़ेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आप कहेंगे मैम आपके हर निमोनिक में SRCC कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, तो अल्मा मैटर है, याद तो आती है ना. फिर ऐसे हो गया स्पेशलाइजेशन, जैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर में फंक्शनल या ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, डिविजनल में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. आर से हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉस्ट, कहें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर चीपर है, डिविजनल एक्सपेंसिव है. कोऑर्डिनेशन, देन वी हैव फॉर्मेशन एंड मैनेजरियल डेवलपमेंट. ठीक है. इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का निमोनिक ABCDE ऑफ एग्जाम्स, ABCDE ऑफ एग्जाम्स. So this is adaptation to change, benefits of specialization, clarity in working relationships, development of personnel, effective administration, optimum utilization of resources, and expansion and growth. Dash is the type of organizational structure which makes training of employees easier as the focus is on a limited range of skills. The answer is definitely functional. Organization structure तो पता लग गया ना, दो में से ही होगा फंक्शनल, क्योंकि इसमें क्या है, जैसे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए हमने आपको हायर किया है तो बस फाइनेंस की चीजें सिखानी है, आपकी ट्रेनिंग इजी हो जाएगी एज द फोकस इज ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स. ओके देन, डैश कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. आप किसी के ऊपर ये नहीं डाल सकते, किसी को नहीं दे सकते. क्या? अपनी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी. इट कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल. देन what is the caution to be applied while implementing decentralization? तो ये बिल्कुल एंड ऑफ द चैप्टर जहां पे कंक्लूजन है वहां पे लिखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन को भी सोच समझ के यूज करना है, बिकॉज इट कैन लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. एज द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीजेस, व्हाट हैपेंस टू द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक मैनेजर है, उसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 10 है. तो अगर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बढ़ जाए, मतलब यू एज अ मैनेजर कैन हैंडल मोर पीपल, यू कैन इफेक्टिवली मैनेज मोर पीपल, तो हमें नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कम चाहिए, है ना. कम मैनेजर्स से भी काम चल जाएगा अगर सभी मैनेजर्स का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ज्यादा है. तो इट डिक्रीजेस द नंबर ऑफ लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. इसी से रिलेटेड ये भी एक क्वेश्चन है MCQs में. अ टॉल स्ट्रक्चर मतलब बहुत टॉल, यानी ज्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है तभी टॉल है. तो ज्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है यानी मैनेजर्स का स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कम है, तभी ज्यादा लेवल्स क्रिएट करने पड़े. सो द आंसर इज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है. ऑलराइट जी, चलिए आगे बढ़ते हैं. सो अगेन सम निमोनिक्स, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है. फ्लैबॉन, यू कैन टेक इट. जैसे फ्लैबॉन में आता है हमारा फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, लीडरशिप, अथॉरिटी, बिहेवियर, ओरिजिन, नेचर. और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का तो डिफरेंस वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट है. SSP FN, ये SSP सुपरिंटेंडेंट ऑफ, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस. फाइटिंग फॉर नेशन, मतलब वो नेशन के लिए फाइट कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं. सो स्टेटस, स्कोप, पर्पस, देन वी हैव फ्रीडम ऑफ एक्शन एंड नेचर. सो पर्पस में क्या था, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन टू इंक्रीज द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड डेलीगेशन का पर्पस है टू शेयर टास्क और टू लेसन द बर्डन ऑफ द सुपीरियर. Alright, so I hope this video helped you. ये हमने कुछ keywords discuss किए हैं. Do not forget to solve the PDF which I'm sharing in the description box. Delegation और decentralization की बहुत अच्छी practice आपको मिल जाएगी. So if this video helped you, please like the video and subscribe to our channel. और भी सभी chapters के hidden gems अभी आपके पास आने वाले हैं. तो मिलते हैं अगले video में.